भाग 17। अमृता ने अपनी निगाह नहीं हटाई और कुछ पल तक उसकी निगाहों में देखते रहने के बाद बोली, समझ नहीं पा रही हूँ कि कोई चालाकी है या सचमुच तुम मेरा बनना चाह रहे हो। अविनाश ने अब उसकी तरफ कदम बढ़ाया और करीब आकर ठीक सामने खड़े होते हुए निगाह मिलाकर बोला, जितनी देर मेरी निगाह और चेहरा पढ़ना हो पढ़ लो, फिर फैसला करना। अगर चालाकी लगे, भरोसा ना हो तो चली जाना और दोबारा लौट कर मेरी जिंदगी में मत आना। लेकिन अगर भरोसा करने का फैसला करती हो तो दोबारा कभी भी शक मत करना मुझ पर। अमृता उसकी निगाहों में और चेहरे को देखती रही। अविनाश ने पलकें तक नहीं झपकाई, ना ही नजर हटाई। तो अमृता ने कुछ लम्हे बाद बैक स्टेप लेते हुए कहा, ठीक है सूर्यवंशी, किया आज तुझ पर भरोसा, लेकिन अगर ये चालाकी निकली तो याद रखना मेरी आंखों में ये इश्क फिर कभी नजर नहीं आएगा और कोशिश करना कि फिर मेरे सामने ना पड़ो। लेकिन अगर गलती से सामने पड़ भी गए तुम तो बता दूं कि ऐसे जज्बात मन में नहीं जागेंगे जो अभी भी तेरी नफरत के बावजूद तेरे सामने खड़े रहने पर मेरे मन में होते हैं। बहुत मजबूत हौसलों वाली लड़की हूँ, टूटने वालों में से नहीं तोड़ने वालों में से हूँ। फिर धमकी नहीं, लहजा ही ऐसा है मेरा। सिर्फ दूसरा पहलू सामने रख रही हूँ। मुझे नफरत से कोई परेशानी नहीं, ईमानदारी वाली नफरत मंजूर है, बेईमानी वाला इश्क नहीं। पहले रास्ता तो दो मुझे खुद तक पहुँचने का, अपने अंदर की जहरीली बातों को निकालने का मौका दो। जो जिंदगी जी रही हो इसे अतीत बना दो। खून खराबे से बाहर निकलो, खुद पर और दूसरों पर थोड़ा रहम करो। इस दलदल से पूरी तरह नहीं निकल सकती जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी खुद को बदलने की कोशिश तो करो। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना तुम्हें एक मौका देने की, जबकि मुझे कानून तोड़ने वालों से सख्त नफरत है। अगर तुमने किसी की वजह से कुछ खोया है तो बहुतों ने तुम्हारी वजह से भी बहुत कुछ खोया है। ठीक है, नहीं देती धमकी। आज से तू जिससे बात करना चाहे कर सकता है, लेकिन आखिर में रहना मेरा ही। पर फिर भी कहूंगी कि इस रास्ते पर चलने से पहले दोबारा सोच लो सूर्यवंशी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे अच्छा बना दोगे ये समझकर मन को तसल्ली मत देना। अब कुछ नहीं सोचना मुझे। जब ये मंजिल तय है तो अब इस रास्ते पर चलना है मुझे, और मुझे मेरी काबिलियत पर भरोसा है। अमृता मुस्कुराते हुए बोली, सब मंजूर है, पर मैं मिलूंगी भी अपनी मर्जी से और चेहरा भी मैं अपनी मर्जी से ही दिखाऊंगी तुम्हें। मेरा चेहरा देखने की जद्दोजहद मत करना कभी, इंतजार रहेगा उस दिन का। चलती हूँ। कहकर अमृता जाने को मुड़ी तो अविनाश ने भी पीठ फेर ली। तभी आवाज आई, सूर्यवंशी। अविनाश ने गर्दन पीछे घुमाई तो अमृता मुस्कुराते हुए बोली, जो बात जचे उसे तारीफ करने से पीछे नहीं हटती मैं। कहना चाहूंगी अच्छी बॉडी बनाई है। अविनाश ने उसकी तरफ चेहरा फेर लिया और बोला, थैंक यू। दोबारा देखने की ख्वाहिश है क्या, या फिर जा रही हैं आप? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे, मैं जा रही हूँ। कहते हुए अमृता बाहर निकल गई। अविनाश उसके जाते ही दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गया और बोला, तुम्हें किसी और को मारने लायक छोड़ूंगा ही नहीं मैं अमृता। एक रोज तुम खुद अपनी जान ले लोगी अपने इस इश्क के कारण। बहुत कहा कि मुझसे दूर रहो, लेकिन नहीं मानी ना तुम। अब देखना कैसे तुम्हारा ये इश्क का नशा तुम्हारे लिए जहर बनता है। अपने प्यार में तुम्हें इतना डुबो दूंगा कि तुम मेरे अलावा कुछ नहीं सोच सकोगी, और तब तुम्हें छोड़कर जाऊंगा जब तुम सोच भी नहीं सकोगी। ऐसा तोड़ूंगा कि तुम जुड़ नहीं सकोगी, मर जाओगी जीते जी, फिर सच में खुद को मार लोगी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने ऊपर, इस बात पर कि मैं तुम्हारे इश्क में पड़ूंगा। देखो कैसे तोड़ता हूँ तुम्हारा ये गुरूर। अमृता आई तो अमोघ को आवाज दी और बोली, बैग बनाओ, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? अमोघ ने बोतल और ग्लास टेबल पर रखते हुए पूछा। सूर्यवंशी मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, वो मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अमोघ के होंठ कुछ बोलने के लिए खुले, लेकिन फिर वो चुप रह गया और पैक बनाते हुए मन ही मन बोला, मतलब शहद दिखाकर जहर पिलाना चाहता है वो। अमोघ ने ग्लास उसे पकड़ाते हुए उसके ग्लास से ग्लास टकरा कर कहा, मुबारक हो। अमृता ने ग्लास होठों से लगाया तो अमोघ भी घूंट भरते हुए बोला, फोन नंबर दे दिया उसे?
नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे मिलना होगा तो मैं चली जाऊंगी। नंबर देकर क्या करना? भरोसे का सबूत तो मांगेगा ही किसी ना किसी दिन, उस दिन नंबर तो देना पड़ेगा तुम्हें। ये सबूत और गवाह वाला खेल मुझे नहीं खेलना, और ना ही मुझे लगता है कि वो ऐसा कुछ करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, तुम्हें छूट है, तुम मत करो उस पर भरोसा, परखते रहो उसे। वो तो मैं परखूंगा ही, चाहे मुझे छूट हो या ना हो। अमोघ, मानती हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन अब वो खुद कह रहा है कि वो आखिरी मौका देना चाहता है, इसके बाद कभी नहीं। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम आगे बढ़ो उसके साथ। तुम खुश नहीं लग रहे, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम खुश हो ना तो सब ठीक है, पर मैं उस पर भरोसा नहीं करता तो नहीं करता। हम इस मैटर में बात नहीं करेंगे। ठीक है, कल पार्टी है ना? तैयारी करो चलने की। उधर अविनाश की नाइट ड्यूटी थी। एक बदमाश के जेल से भागने की खबर थी, तो वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। अचानक वो बदमाश आंखों से ओझल हो गया, तो अविनाश मैरिज हॉल तक आकर रुक गया। उसे पूरा शक था कि वो बदमाश अंदर ही गया है। नामी बिजनेस पर्सन रावल का संगीत समारोह था। अविनाश ने गार्ड से बात की तो थोड़ी देर के लिए रावल बाहर आया और अविनाश से बात करके अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद अविनाश और उसकी टीम सादे कपड़ों में अंदर थे। इधर उधर देखते अविनाश की नजर जब लाल कपड़े पहने एक तरफ खड़ी मिस अस्थाना पर गई तो वो निगाह ही नहीं हटा सका। कोई इतना परफेक्ट कैसे लग सकता है? अविनाश ने मन ही मन कहा। डांस शुरू हो गया। अलग अलग जोड़े डांस करने लगे। शैडो भी एक तरफ को खड़ा था। अविनाश को स्टेज पर जाना ही सही लगा, क्योंकि स्टेज ऊंचा था, वहां से नजर रखी जा सकती थी। अविनाश बिना देर किए स्टेज पर चढ़ गया और मिस अस्थाना के आगे हाथ करते हुए बोला, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। मिस अस्थाना ने उसकी हथेली की तरफ देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, तो अविनाश ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया और डांस करते हुए इधर उधर देखने लगा। शैडो की नजर एकटक उसी पर थी। गाना चल रहा था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलना जाना सनम। अविनाश के साथ डांस करती अस्थाना ने डांस के दौरान उसके चेहरे पर हथेली रखते हुए अचानक पूछ लिया, कोई परेशानी है आपको? आपकी नजर इधर उधर क्यों है? नहीं, यकीनन आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पर कहीं गलत ना समझ ले, इसलिए बस आपकी ओर नहीं देख रहा। डांस करते वक्त पार्टनर की आंखों में आंखें डालकर इमोशंस के साथ डांस करना चाहिए, वरना डांस नहीं करना चाहिए। माफी चाहूंगा, आपकी शिकायत दूर कर देता हूँ। अब नजर सिर्फ और सिर्फ आप पर रहेगी। अविनाश अब पूरी तरह उसमें खो गया, लेकिन तभी स्टेज पर एक तरफ कोने में वो बदमाश कपड़े बदल कर चढ़ने को हुआ तो अविनाश ने उसे पहचान लिया। अविनाश ने निशाना एमी के माथे पर देखा तो वहीं शैडो ने भी रेड पॉइंट देखते ही कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन एमी ने अविनाश के पीठ से अपनी हथेली की एक उंगली उठाते हुए इनकार में हिला दिया तो शैडो वापस यथास्थान खड़ा हो गया। उसी वक्त अविनाश एमी को अपनी बाहों में नीचे झुलाते हुए खुद भी झुक गया और चीख कर बोला, नीचे झुक जाओ सब। तभी गोली चली। तब तक अविनाश ने एमी को छोड़ दिया था और बदमाश की तरफ भागा। बदमाश ने अपनी जान बचाने के लिए छुरा जैसे ही कमर से निकालकर अविनाश के पेट में खोपने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी कोहनी से उसकी जांघ पर वार किया तो उसके हाथ से चाकू छूट कर गिर गया। एमी ने जमीन पर गिरे उस बदमाश की हथेली पर अपनी हीर रखकर उसकी हथेली को बुरी तरह से कुचल दिया। ऐसा करते वक्त उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी। तभी शैडो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप ठीक तो हैं मैम? एमी के चेहरे के भाव फौरन नॉर्मल हो गए और उसने अपना पैर हटा लिया। अविनाश ने उस बदमाश को पकड़ लिया और एमी को थैंक यू कहा तो एमी बोली, कैसा थैंक यू?
स्टेज पर आपने मेरी जान बचाई, यहाँ मैंने आपकी, बराबर का सौदा हुआ है। बिजनेस वुमेन है तो बस सौदे की ही उम्मीद कर सकते हैं आपसे। मतलब फिर कभी, अभी ड्यूटी पर हूँ। कहते हुए अविनाश चल दिया तो एमी ने भी मिस्टर रावल से इजाजत ली और बाहर निकल गई। अगले दिन अखबार में खबर थी कि शार्प शूटर जॉनी की किसी ने हत्या कर दी। लाश सड़क पर बरामद हुई। अविनाश ही मीडिया में बयान दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त अमृता घूम रही थी। वो ड्यूटी से जैसे ही घर लौटा, वर्दी खोलते हुए सामने देखा तो सोफे पर बैठी अमृता को पाया। अविनाश वर्दी को टेबल पर फेंकते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ा और अमृता के कंधे पकड़कर उसे सोफे के पिछले हिस्से से लगाते हुए बोला, क्यों, क्या जरूरत थी, क्या समझती हो खुद को तुम? अमृता ने अविनाश की आंखों से आंखें मिलाकर ही जवाब दिया, जो हूँ वही समझती हूँ। जरूरत तो बहुत ज्यादा थी, तभी तो मार दिया। तुमको निशाना बनाने वाले को कैसे छोड़ सकती हूँ सूर्यवंशी? अविनाश ने उसके कंधे छोड़कर पीछे हटते हुए कहा, मत करो ये सब, मत करो। गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दिया था, बॉडीगार्ड बनने का नहीं। मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। हाँ तो करो ना ड्यूटी, अमृता ने सोफे से उठते हुए कहा। कुछ ही देर में खबर आने वाली होगी कि रात में पकड़ा गया बदमाश जेल के अन्य अपराधियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। व्हाट? अविनाश हैरान रह गया और अमृता की तरफ मुड़कर वापस उसकी बाह पकड़ते हुए उसे खुद के करीब करके बोला, आज पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ ऐसी हरकतें मत करो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता। और किसने कहा जो तुम चाहोगे वही मैं करूंगी? अमृता ने उससे निगाह मिलाकर पूछा। अविनाश ने भी उसकी निगाहों में बारी बारी देखते हुए फौरन कहा, मैं जानता हूँ कि तुम करोगी। मेरी खुशी के लिए तुम हर वो काम करोगी जो मैं चाहता हूँ। बहुत अच्छे से जानने लगे हो मुझे। नहीं, बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, बेहद अजीज, और मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम मेरी चाहत का मान रखने से पीछे नहीं हटोगी। बातों में लपेटने की कोशिश अच्छी हो रही है सूर्यवंशी, लेकिन मैं तुम्हारी चाहत का मान रखने के लिए तुम्हारी हर चाहत को पूरा नहीं करूंगी। कहते हुए अमृता ने उससे दूर हटना चाहा तो अविनाश ने उसकी कमर पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींचकर कहा, अभी तो सिर्फ पहली चाहत ही जताई है, वो भी पूरा करने से कतरा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करने वाले को कभी नहीं छोड़ सकती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आगे से। करूंगी? मानोगी नहीं? नहीं। तुम मनवाने के दूसरे तरीके अपनाऊं? कैसा तरीका? वही जो तुम्हें नहीं आता। मुझे क्या नहीं आता? ओरल बताऊं या डेमो दूं? डेमो? ठीक है। कहते हुए अविनाश ने अमृता की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए दूसरी हथेली की उंगली उसके चेहरे पर चलाई तो अमृता ने पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं सूर्यवंशी, छोड़ो। पर तुमने तो कहा था डेमो दूं। नहीं, ये सब नहीं। प्यार करती हो ना मुझसे, तो अगर मैं प्यार जता रहा हूँ तो इनकार क्यों? बेशक करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐतराज है, क्योंकि प्यार जताने के लिए एक बंधन का होना जरूरी है। वो बंधन हमारे बीच नहीं है। प्यार का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है, तभी तो मैं लौट आया तुम्हारे पास। दोनों अलग बातें हैं। मैं जताती नहीं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं पाती। पर मुझे खामोशी से प्यार करना नहीं आता। प्यार करूंगा तो जताऊंगा भी। वक्त दो सूर्यवंशी, मैं प्यार जताने को एक्सेप्ट कर सकूं। मतलब भरोसा नहीं हो पाया मुझ पर अब तक। जब भरोसा साबित करने की जरूरत पड़े तो फिर भरोसे और प्यार का दावा ही बेकार है सूर्यवंशी। चलती हूँ। अरे रुको, कहते हुए अविनाश ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, नाराज क्यों हो गई? ठीक है, मैं भरोसा साबित करने को नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे भी वक्त चाहिए तुम्हारा। एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो ऐसे ही ऑकवर्ड महसूस करेंगे करीब होने पर, वरना इसमें नापसंद आने वाली जैसी कोई चीज ही नहीं है। प्यार है तो जताने के लिए रोमांटिक हो सकते हैं कभी कभी। अमृता ने अपना हाथ फिर अविनाश के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, ठीक है, मैं मिला करूंगी तुमसे, पर खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो। प्यार जताने को पूरी जिंदगी पड़ी है, इतनी जल्दबाजी किस बात की है?
लड़की के बेबाक होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हर वक्त मर्द के साथ रोमांस करने को हाजिर है और कंफर्टेबल है। मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। मुझे वक्त लगेगा इन चीजों को एक्सेप्ट करने में। बंदूकें चलाई हैं, जाने ली हैं, लेकिन प्यार नहीं किया किसी से। कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। अविनाश चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा और बोला, ठीक है तो ले लो अपना वक्त, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। कर अमृता फौरन वहां से चली गई। जाते जाते दरवाजा भिड़ा गई तो अविनाश काफी देर तक उस दरवाजे को घूरता रहा। फिर सोफे पे बैठते हुए बोला, इतना आसान नहीं है ये सफर सूर्यवंशी। सोच रहे थे कि बातों में उलझाकर इससे कोई भी काम आसानी से करवा लोगे, पर नहीं, ये अपने मन के ही करने वालों में से है। कितना मन मार के रोमांस करने की कोशिश की थी और ये और भी ज्यादा दिमाग खराब कर गई मेरा। कैसे अपनी बातें मनवाएगा अविनाश अमृता से, जानने के लिए सुनते रहिए इश्क नशा या जहर भाग 18। भाग 18। अविनाश नहाने चला गया। दिमाग कुछ शांत हुआ तो उसने फैसला किया कि अब अमृता के नजदीक जाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको पूरी तरह अपने विश्वास में लेने और अपने प्यार में पागल करके तोड़ने के लिए जरूरी है कि अब वो बहुत सावधान रहे। अमृता कुछ दिनों तक शांत रही और अविनाश से मिलने भी नहीं गई। अमोक के साथ शूटिंग प्रैक्टिस करती रही। अविनाश को उसका इंतजार रहता था, लेकिन एक रोज वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गया हुआ था तो वहाँ कोई छूट थी और डांस भी हो रहा था। एमी अस्थाना एक तरफ बैठी हुई थी और संगीत की धुन को सुन रही थी। उस पर नजर पड़ी तो अविनाश उसकी तरफ बढ़ गया। हेलो। एमी ने सर उठाया तो अविनाश को देखकर बोली, हेलो, बैठिए, बहुत खूबसूरत धुन है, एंजॉय कीजिए। अविनाश ने आंखें बंद कर धुन सुनने में मग्न एमी को टोका। आप बात बहुत कम करती हैं। कुछ कहा आपने? एमी ने पलकें खोलते हुए पूछा। आप बहुत कम बोलती हैं क्या? हाँ सॉरी, पूछना भूल गई। बताइए आप कैसे हैं? काम बढ़िया चल रहा है आपका? ठीक हूँ, काम भी फर्स्ट क्लास है। इतनी औपचारिक बातें क्यों? दोस्त नहीं बन सकती है मेरी? नहीं, मुझे लड़कों से दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या लेंगे आप? कार्ड देख लीजिए। जो लूंगा वो कार्ड में नहीं लिखा है। ऐसा क्या लेंगे आप? एमी ने उसकी तरफ निगाह उठाई और कहा, आपका थोड़ा सा वक्त। एमी हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, फ्लर्ट कर रहे हैं आप? सूट नहीं करता आपके प्रोफेशन को देखते हुए। प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, पर पर्सनल लाइफ भी तो होती है इंसान की। ऑफ कोर्स, अभी मैं 15 मिनट और रुकने वाली हूँ, कीजिए आप बात। आपके आगे ज़बान नहीं साथ देती। अब इसका तो कोई हल ही नहीं है मेरे पास। आप कुछ बताइए ना अपने बारे में। बिजनेस वुमन हूँ, प्रोफेशनल हूँ, किसी से पर्सनल रिश्ता रखना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल होना चाहेगा वो या तो पैसे की वजह से करीब आएंगे या फिर प्यार की वजह से। पैसे वाली करीबी मुझे नहीं चाहिए और प्यार से मैं कोसों दूर रहती हूँ। प्यार में क्या बुराई है? प्यार दिमागी रूप से पंगु कर देता है, सोचने की शक्ति छीन लेता है। मुझे मेरी स्मरण शक्ति से बहुत प्यार है, इसलिए किसी से प्यार नहीं है मुझे। मेरे बारे में क्या सोचती हैं? क्यों सोचूंगी मैं आपके बारे में? कौन है आप? आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपकी। हिसाब क्लियर। सोचने को वजह क्या है? मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, बस यही मैटर करता है। अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती। ये आपका ओपिनियन होगा, मेरा नहीं। मैं रह सकती हूँ, चलती हूँ, अब काम है मुझे। रुकिए ना। कहते हुए अविनाश ने उसकी कलाई पकड़ ली तो एमी ने फौरन उसके हाथ की तरफ देखा और बोली, कलाई छोड़िए। अविनाश ने अपना हाथ हटा लिया और बोली, गलती से पकड़ लिया, बस आपको रोकना चाह रहा था। क्यों? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? मेरे सपनों की रानी, जिसे देखकर मेरे मन में हलचल पैदा हो जाती है, जिसे निगाह देखना चाहती है हर पल, वही लगती हो मेरी। ओके ओके, मैंने जो कहा वो समझ नहीं पाई आप? समझ गई हूँ, आप मुझसे अट्रैक्ट हैं, पर मैं आपसे नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ओके कहा। मुझ में कमी लगती है आपको? नहीं।
कोई कमी नहीं, लेकिन सबकी अपनी पसंद होती है और आप मेरी पसंद नहीं है। वक्त के साथ पसंद बदल भी तो सकती है। मेरे मामले में ऐसा नहीं है। अगर कोई मुझे पसंद नहीं है तो नहीं। वक्त तो बिताइए साथ, पहले ही फैसला ले लिया। मैं एक नजर देखकर ही फैसला कर देती हूँ। वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं है मेरे पास। और अगर मैं कहूँ कि आपको अपने आकर्षण में मैं बांधने पर मजबूर कर दूंगा तब? एमी मुस्कुराई और बोली, मुझे मेरे फैसले से कोई तब तक नहीं डिगा सकता जब तक मैं खुद ना चाहूँ। जबरदस्ती करने की सोच रहे हो? नहीं, पर चाहता हूँ हम दोस्त बन जाएं, कभी कभार एक साथ समय बिताएं। मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखती। मिलना होगा तो जैसे यूं अनजाने में आमने सामने पड़े हैं वैसे ही मिलते रहेंगे, सब ऊपर वाले के हाथ में है, कहकर एमी चल दी। आपको नहीं लगता ये ठीक नहीं? इस तरह किसी को सिरे से नकारना उसे बहुत चोट पहुंचाएगा। चोट ना पहुंचे इसलिए सिरे से नकार दिया। दोस्ती कर कर फिर उम्मीद में बांधने से तो अच्छा है ये इनकार। एमी अब बिना रुके चल दी तो अविनाश ने नहीं टोका। एमी गाड़ी में आकर बैठी तो शैडो ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, कुछ बात है? एसपी साहब प्रभावित हो गए हैं। फिर? नहीं, साफ इनकार कर दिया मैंने। शैडो के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। घर अविनाश घर पहुंचा तो अमृता आज काफी दिनों बाद नजर आई। इतना बुरा मान गई थी मेरी बातों का कि मिलना ही छोड़ दिया। अविनाश ने जूते उतारते हुए कहा, तुम्हें वक्त दे रही थी सूर्यवंशी कि आराम से मेरे खिलाफ प्लानिंग कर सको। मैं क्यों करूंगा तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग? अविनाश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ने भी उसकी तरफ देखा और बोली, छोड़ो ना, तुम्हारे पास वजहों की कमी नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हो तो बता दूं, मरने से पहले मैं तुम्हारी मौत सुनिश्चित करके मरूंगी। तुम खुद अपने हाथों अपनी जान ले लोगे सूर्यवंशी। मैं तो बदनाम हूँ, गैंगस्टर हूँ, पर तुम तो इज्जतदार आईपीएस हो ना। कहीं बदनाम हो गए तो क्या करोगे? बोलो। अविनाश अमृता की निगाह से निगाह मिलाकर बोला, बेशक खुद ही खुद की जान ले लूंगा, लेकिन ऐसी नौबत आएगी तो ना। मैंने भरोसा मांगा था तुमसे, पर लगता नहीं कि तुम मेरी मांग को पूरा करने की ताकत रखती हो, या यूं कहूँ कि सारा भरोसा उस अमोघ को दे दिया है, इसीलिए मुझे देने से बच रही हो। तुम कभी नहीं बदलोगी, तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। भरोसा नहीं दे सकती, तुम सिर्फ शक कर सकती हो। सूर्यवंशी, मैं पुलिस को दिया हुआ आरोपी का बयान नहीं हूँ जो बदल जाऊं। जैसी थी वैसी हूँ और हमेशा वैसी ही रहूंगी। तू आज 2 दिन से मेरी जिंदगी में शामिल हुआ है और खुद की तुलना अमोघ से कर रहा है। अमोघ बनना हर किसी के बस की बात नहीं। भरोसा कमाया है उसने, तू भी कमा सकता है तो कमा। अमोघ अमोघ है और तू तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। अमोघ मेरा दोस्त है, राजदार है मेरा, और तू मेरा प्यार। तेरे सिवा किसी की तरफ आज तक मैंने इस नजर से नहीं देखा है। मिक्सअप मत कर रिलेशंस को। तो तुम्हें भी भरोसा देना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना तुम्हें समझने की, पर तुम हर मुलाकात पर शक की बमबारी करती रहोगी तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? मैं शक कर रही हूँ तो ठीक है, बताओ कि कहाँ से आ रहे हो तुम? अमृता ने उस पर निगाह जमाते हुए कहा। अविनाश जरा पास आकर उसकी निगाहों से निगाह मिलाकर बोला, तुम जलन महसूस कर रही हो? नहीं, गुस्सा आ रहा है मुझे। एक ही बात है, जलन है तभी तो गुस्सा आ रहा है। मेरे आगे सब फीके हैं, मैं क्यों जलूंगी किसी से? तो फिर शांत रहो। जैसा मैं अमोघ के साथ तुम्हें देखकर रहता हूँ शांत, वैसे ही तुम भी रहा करो। किसी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके पीछे पागल हूँ या फिर उससे प्यार करने लगा हूँ। अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो बहुत पछताओगे सूर्यवंशी। धमकाना छोड़कर प्रॉमिस करो कि तुम उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वो अचानक ही मिल गई थी। तुम्हें लगता है मुझसे बात करने वाली हर लड़की को उड़ाकर मेरे दिल में तुम जगह बना लोगी? मैं हर लड़की के होते हुए अपनी जगह बना लूंगी और ऐसी जगह बनाऊंगी कि वो जगह फिर कोई हासिल ही नहीं कर पाएगा। अविनाश मन ही मन हंस दिया और बोला, बेवकूफ लड़की, तेरे जैसी क्रिमिनल के लिए मेरे दिल में जगह बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा। मेरे दिल में जिसकी जगह बनी थी बन चुकी है।
अभी भले ही वो मुझे अपनी जिंदगी में तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन यकीन है कि मैं उसे जीत ही लूंगा। अविनाश सोचते हुए काफी देर तक अमृता की आंखों में देखता रह गया था। तो अमृता बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगी? अविनाश ने निगाह हटाकर पीछे हटते हुए कहा, मुझे तो इंतजार है इस दिन का। मुझे भी। अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो खुशी ही होगी, पर उससे ज्यादा खुशी तुम्हें मिलेगी कि तुम मेरे प्यार में पड़े। अमृता ने उसे देखते हुए कहा, फिर आगे बढ़कर उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर निकल गई। अविनाश हाथ मुंह धोने वॉशरूम में चला गया और मन ही मन बोला, तुम्हारे प्यार में पड़ने की खुशी होगी, वो भी मुझे। आई हेट यू। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ नफरत रहेगी तुमसे, सिर्फ नफरत। मेरी खुशी का तो पता नहीं, पर तुम्हें बहुत अफसोस रहेगा कि तुम मुझसे उलझी और मेरे प्यार में पड़ी। तुम्हारे सिर पर ये जो जुनून चढ़ा है मेरा, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और मैं खुद के हाथों अपनी जान लूं या ना लूं, तुम जरूर लोगे खुद की जान मेरे इश्क में। अब ये प्लानिंग वगैरह तुम भूल जाओ। अब तुम्हें जेल भेजना और कानून के हाथों सजा दिलाने का ख्वाब भी मैं छोड़ चुका हूँ। अब तो बस तुम्हें उस कगार पर लाऊंगा कि तुम अपनी जान खुद लोगी, और तुम्हारा वो अमोघ, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा मेरी आंखों में आंखें डालकर दावा करता है कि उसके होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। देखेगा वो भी तुम्हारी खुदकुशी को। गुरूर तो तुम दोनों का तोड़ूंगा मैं। तुमने इतने पुलिस वालों की जान बेदर्दी से ले ली ना, उससे ज्यादा दर्द होगा तुम्हें प्यार में बेवफाई मिलने पर। सांस नहीं आएगी और तिल तिल मरने से अच्छा तुम्हें खुद की जान ले लेना लगेगा। अविनाश कुछ दिन तक अपने एक ऑपरेशन में व्यस्त रहा। खबर मिली थी कि एक पुराने से दिखने वाले मकान के अंदर ग्राउंड में कुछ हलचल देखने को मिली है। अविनाश ने अपनी टीम के साथ वहां तड़के ही छापा मारा तो पता चला कि नीचे बम का निर्माण करने वाली फैक्ट्री बनी हुई थी। भारी मात्रा में बारूद और विस्फोट सामान बरामद हुआ। अविनाश का मीडिया को दिया जा रहा बयान टीवी पर आ रहा था। अमृता बादाम खाते हुए उसे देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अमोघ उसके पास आकर बैठा और उसे मुस्कुराता देखकर बोला, सामने से मिलाओ। आज तो मिलना बनता है, अमृता ने उसकी तरफ देखकर कहा। जाओ सेलिब्रेट करो, मैं भी जा रहा हूँ आसमा से मिलने, अमोघ ने बादाम मुंह में डालते हुए कहा। कब? अमृता ने उसकी तरफ निगाह उठाई। तुम मिलाओ। मैं कल मिलाऊंगा, अमोघ ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। ठीक है, वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे मिले, और वो भी तो आजकल आने का नाम ही नहीं ले रही। समझदार हो गई है ना? अमृता बोली। अमोघ कुछ नहीं बोला। सोच में पड़ गया कि आसमा के यहाँ होने के बारे में अमृता को बताए या नहीं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे अमोघ? कुछ नहीं। आने को बोलूं उसे? नहीं, रहने दो, वो इन सब से दूर ही अच्छी है। बल्कि नौकरी कर रही है, कोई लड़का पसंद आ जाए और वो सेटल हो जाए तो ठीक रहेगा। समझ रहा हूँ कि क्या कहना चाह रही हो। बात करूंगा उससे इस बारे में, क्या पता कोई पसंद हो उसे, अमोघ ने कहा। ठीक है, पता करो। अमोघ चला गया तो अमृता अविनाश से मिलने चल दी। अविनाश के घर पर वो पहुंची तो अविनाश चाउमीन बनाकर टेबल पर रख रहा था। ये खाओगे? अमृता ने कहा तो अविनाश ने उस तरफ देखा और बोला, थक गया हूँ और कुछ बनाने की हालत में नहीं हूँ। 1 हफ्ते से ऑपरेशन में लगा हुआ था, आज चैन मिला है। तुम हैरान नहीं हुए? आदत पड़ चुकी है और लग ही रहा था कि आओगी। कम ज्वाइन मी। मैं बना दूं कुछ? अमृता ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, इतने दिनों बाद मिलती हो तो बात करते हैं ना, क्यों वक्त बर्बाद करें। सूर्यवंशी, तुम्हारा एटीट्यूड देखने की आदत हो गई है। जब तुमसे प्यार नॉर्मली बात करते हो तो हैरत लगती है। हैरत की कोई बात नहीं, कहते हुए अविनाश ने मुंह में निवाला लिया। अमृता उसे खामोशी से देखने लगी तो अविनाश निगाह उठाते हुए बोला, मुझे निहारना तुम्हें बहुत पसंद है क्या? बात तो करती नहीं, बस मुझे देखती रहती हो। मेरी ये आंखें बहुत डोमिनेटिंग टाइप की हैं। होंठ को कुछ कहने से रोक देती हैं और खामोशी से तुम्हें देखती रहती हैं।
बहुत बुरी हैं ये आंखें, इनका ही कसूर है सारा कि ये दुर्घटना घटी। ना ये तुम्हें देखती और ना मेरा दिल तुम्हारा होता। बात तो सही है, आंखों का ही दोष होता है कि कोई सूरत दिल में उतरकर घर कर लेती है, और मेरी सूरत तुम्हें दिखी नहीं अब तक, इसीलिए दिल में घर नहीं कर पाई, है ना? तुम कितने भी चेहरे बदलो अमृता, एक दिन तो तुम अपना असली चेहरा मेरे सामने जरूर जाहिर करोगी, और मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा उस दिन का। इंतजार तो मुझे भी है। खैर चलो बाहर चलें तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करने। नहीं, यहीं सेलिब्रेट कर लेते हैं। अमृता अब हंस पड़ी तो अविनाश उसे देखने लगा और बोला, इतनी जोर से हंसी क्यों? तुमने बात ही ऐसी की सूर्यवंशी। आमतौर पर लड़के पूछते हैं लड़कियों से आउटिंग के लिए, और लड़कियां मना करती हैं, इस डर से कि कोई बाहर देख लेगा तो। तुम्हारे इनकार पर हंसी आ गई मुझे। चलो मैं तैयार हूँ चलने को, अविनाश ने फौरन कहा। तो अमृता बोली, अगली किसी मुलाकात पर चलेंगे, आज इनकार कर दिया तो अब मैं नहीं जाना चाहती। तुम मुझे समझ नहीं आ पाती। क्या दोनों सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाएंगे? क्या अमोघ अमृता को आसमां के इसी शहर में होने का सच बताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर, भाग 19। भाग 19। अमृता और अविनाश में बातें अभी भी जारी थी। अमृता ने कहा, कोशिश करो रफ्ता रफ्ता समझ आने लगूंगी, या फिर ये कहूंगी कि समझने की जहमत ही मत उठाओ, बस मेरे साथ का लुत्फ उठाओ। वो तो उठा ही रहा हूँ, अविनाश मुस्कुराकर बोला। अच्छा, मुझे कभी याद तो करते नहीं होगे? भूलता भी तो नहीं हूँ, अविनाश ने उसकी निगाह में देखते हुए कहा। कांटे गुलाब की हिफाजत के लिए उसके साथ होते हैं, अगर कांटे ना हो तो कोई गुलाब तोड़ने में कतराए ही नहीं। वैसे ही मेरी बुराइयां मेरी हिफाजत के लिए साथ रहने वाला कांटा है जो मुझ गुलाब को सुरक्षित रखते हैं। फिर भी कोई ना कोई गुलाब तोड़ ही जाता है मिस जोशी। तोड़ के भी उसे किताब में संभाल कर रखता है सूर्यवंशी। उसे फेंकना तो संभव नहीं होता ना। पर हर गुलाब की किस्मत में किताब नहीं होती, मेरी में है। मुझे तोड़ने वाला खुद टूट जाएगा। मेरे जाने के बाद मेरा रास्ता देखता रह जाएगा अपनी प्यासी आंखों से। मैं जिसके साथ हूँ अब प्रत्यक्ष में साथ हूँ, और जब नहीं रहूंगी तब भी साथ रहूंगी ख्यालों में। अविनाश उसे कुछ पल देखता रहा तो बोली, क्या देख रहे हो सूर्यवंशी? तुम्हारा आत्मविश्वास देख रहा हूँ। आशा रखनी अच्छी बात है, पर जिस तरह तुम बात करती हो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, मैं बात कहती ही वही हूँ जहाँ मैं एकदम श्योर होती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी चाहत में किसी न किसी रोज गिरफ्तार हो ही जाओगे। कोशिश तो पूरी है, अगर तुम मुझे आजमाना छोड़ दो तो शायद ऐसा मुमकिन हो जाए। पर अगर मेरी कोशिश को मेरी चाल समझकर होशियार होती रही तो मेरे साथ लुत्फ कहाँ उठा पाओगी, और मैं भी कब तक अपनी आजमाइश बर्दाश्त कर पाऊंगा? तुम्हें हल्के में भी तो नहीं ले सकती सूर्यवंशी, पर अब तुम मेरी आजमाइश पर खरे उतर चुके हो, इसलिए तुम्हें आज बधाई देना चाहती हूँ। कंग्रेचुलेशंस, अमृता ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू, कहते हुए अविनाश ने हाथ मिला लिया तो अमृता अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, तुम्हें खुद को छूने नहीं दिया था एक रोज, और उसके बाद से तुमने ऐसी कोई कोशिश भी कभी नहीं की। अच्छा लगा ये देखकर कि मेरे फैसले का मान रखा और खुद को दायरे में रखा। अविनाश मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। भरोसा टूटने पर ये दीवानी पल भर नहीं लगाएगी बेगानी होने में। अफसोस तुम्हें फिर जिंदगी भर होगा, क्योंकि तुम खुद से बेगाने हो जाओगे। तुम ना, फिर वही धमकी, कभी तो सहजता से बात कर लिया करो, अविनाश ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। अमृता हंस दी और बोली, कोशिश तो करती हूँ पर मिजाज ही ऐसा है। मैं तो बदल दूंगा अपने प्यार से ये मिजाज, अविनाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। देखते हैं। बिल्कुल, मैं चलती हूँ अब, कहकर अमृता मुड़ी और चल दी तो अविनाश ने भी मुंह फेर लिया। तभी आवाज आई, सूर्यवंशी। कहते हुए अविनाश पलटा तो अमृता ने एक फ्लाइंग किस दी और बिना रुके बाहर निकल गई।
अविनाश कुछ देर तक अंधेरे में बाहर देखता रहा, फिर दरवाजा बंद करते हुए मन ही मन बोला, तुम जो भी हो सामने हो, प्योर हो मिस जोशी। जानता हूँ गलत करूँगा भरोसा तोड़कर, पर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं सकता। जिद है या जुनून है, क्या है? मैं तुम्हें चाह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे गुरूर को तोड़ना मेरे लिए सर्वोपरि हो गया है। जैसे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, वैसे ही मुझे किसी और से हो गया है। और इन सब में एक लड़की और है जो खामोशी से मुझसे प्यार करती है। उसके लिए भी बहुत दुख होता है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अमृता के लौट आने के बाद अगले दिन अमोघ आसमा से मिलने निकल गया। उसने अपने आने के बारे में आसमा को इन्फॉर्म नहीं किया था। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। उधर अमृता पिछले कुछ महीनों से लगातार बिना अमोघ को बताए अब तक उस नकाबपोश के बारे में छानबीन करने में लगी हुई थी। आज वो कुछ सोचते हुए सिगरेट पी रही थी कि तभी दिमाग पर जोर देने पर उसे हथेली याद आई, जिसमें एक मूंगे की अंगूठी थी। और वो ये देखते ही भागकर अलमारी के पास गई और तस्वीरें देखने लगी। उसके माथे पर शिकन की लकीरें उभरने लगी और आंखों में गुस्सा भरने लगा। उसने सब कुछ गुस्से में उठाकर इधर उधर फेंक दिया और चीख उठी, आह! क्यों? ऐसा क्यों? नहीं करना था ये तुम्हें। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी तुम्हें। उधर अमोघ रास्ते में अपना सब काम निपटाकर शाम के 4 बजे आसमा के यहाँ पहुँचा। वो दरवाजा नॉक करने ही वाला था कि तभी दरवाजे के पास जूते की आवाज सुनकर वो एक तरफ को हट गया। वो अचानक सामने आकर आसमा को डराने के चक्कर में था। तभी दरवाजे से बाहर निकले शख्स को देखकर अमोघ के होंठ हिले। अविनाश सूर्यवंशी यहाँ? अविनाश जब आगे बढ़ गया तो आसमा ने दरवाजा बंद करना चाहा। तभी अमोघ सामने आ खड़ा हुआ और जिस दिशा में अविनाश गया था उस तरफ देखते हुए बोला, ये यहाँ क्या कर रहा था? ये मिलने आया था मुझसे। क्यों? बताती हूँ, अंदर आओ। कहते हुए आसमा ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। पानी वानी बाद में पिलाना, पहले ये बताओ कि क्यों आया था ये तुमसे मिलने। जब ये अमृता का बंदी था तो तुम इसे इंसानियत के नाते खाना खिला देती थी, वो अलग बात थी, लेकिन अब इससे क्या मतलब है तुम्हें? कोई मतलब नहीं है, पर अमृता का बंदी होने से पहले से मैं इसे जानती हूँ, प्यार करती हूँ मैं इससे। ये तो वो बस वाला है जो मुझे पसंद आया था। वो ये है? हाँ, यही है वो। अमृता ने जाने किस बात से नाराज होकर इसे पकड़ लिया था, पर उन दिनों में हर पल मरती थी ये सोच सोचकर कि वो कहीं इसकी जान न ले ले। स्टॉप इट आसमा, ये लड़का ठीक नहीं है। तुम इससे कैसे प्यार कर सकती हो? क्या उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं कहा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करती हूँ ना। आसमा, अमोघ ने उसे डपटा। इतना नाराज क्यों हो रहे हो यार? आईपीएस ऑफिसर है, कोई गुंडा मवाली नहीं है। वो क्या है क्या नहीं है मैं सब जानता हूँ, पर तुम उससे दूर रहोगी। और भी ऑफिसर्स होंगे दुनिया में, ढूंढ लाऊंगा कोई तुम्हारे लिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। मुझे उससे प्यार है, किसी और की जरूरत नहीं है मुझे। तो बना लो किसी और को अपनी जरूरत। अमोघ, लिमिट क्रॉस मत करो। तुम तो क्रॉस कर चुकी हो। सारी दुनिया में यही लड़का मिला था दिल निछावर करने के लिए। दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो, मेरे गार्जियन बनने की कोशिश मत करो। मिलने आए थे तो मिल लिए ना, बहुत शुक्रिया मेरा मूड स्पॉइल करने के लिए। शुक्र करो कि मैं मूड स्पॉइल करता हूँ, पर वो तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर देगा। वो तुमसे प्यार नहीं करता, समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहती। उसने खुद मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो ईमानदार है, किसी धोखे में नहीं रखना चाहता मुझे, और सच बताने और जानने के बाद भी मैं उससे प्यार करती हूँ। अमोघ ने अपना हाथ दीवार पर कस कर दे मारा और उसके लिए लाया सामान बैग वहीं पटक कर बाहर निकलते हुए बोला, पागल हो गए हो तुम लोग, और अब मैं हो जाऊंगा। आया तो मिलने था, पर तुम बड़ी हो गई हो, गार्जियन की जरूरत नहीं है अब। बंद कर लो दरवाजा, मैं जा रहा हूँ। उधर अमृता का दिमाग बुरी तरह भन्नाया हुआ था। वो रात होते ही बाहर में जाकर बैठ गई और पैक बनवाया, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से खींच लिया और एक कोने में ले गया। तो वो हाथ छुड़ाते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन होठ खुलते ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अविनाश बोला,
मिस अस्थाना, दिमाग खराब है क्या? यहाँ क्यों हैं आप? अपने हाथ की सहायता से उसके हाथ को हटाते हुए वो गुस्से से बोली, अब आपसे पूछकर मुझे कहीं आना जाना होगा ऑफिसर। हो कौन आप? पति हो मेरे या बाप हो? मुझ पर इस तरह हक जताने की कोशिश दोबारा मत करना। पति नहीं हूँ ये मुझे भी पता है, पर यहाँ छापा पड़ने वाला है। देह व्यापार का धंधा चल रहा है बार की आड़ में। निकलो यहाँ से जल्दी, अविनाश ने कहा तो अमृता उसे घूरते हुए आगे बढ़ गई। तभी अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर फिर एक तरफ को खींच लिया तो अमृता ने उसका हाथ झटकते हुए बोला, हाथ मत लगाओ ऑफिसर, मुझे लोगों का ज्यादा पर्सनल होना पसंद नहीं है। मैं पर्सनल नहीं हो रहा मिस अस्थाना, जिधर आप जा रही हैं उधर पुलिस पहले से ही पोजीशन सेट कर रही है। मैं आपको निकाल देता हूँ। अमृता उसके पीछे चल दी। अविनाश ने उसे पिछले रास्ते से बाहर कर दिया और खुद वापस अंदर हो गया। अमृता निकलकर घर नहीं गई, सैंडल रास्ते में ही फेंक दी, नंगे पांव ही आगे बढ़ गई। वो एमी के भेष में थी तो पर्स से निकालकर वापस मास्क पहनकर अमृता बन गई और आंखों पर लेंस लगाते हुए एक तरफ पार्क में बैठ गई। थोड़ा अंधेरा था तो उसने बैग में मौजूद दूसरा कपड़ा निकालकर पहन लिया। एक तो रात उस पर पार्क में मौजूद पेड़ों की ठंडी हवा से धीरे धीरे उसका गुस्सा जरा कम होने लगा। आज अविनाश का परवाह करना उसे अच्छा लगा था। उसने किसी को फोन किया और कुछ कहकर कॉल कट कर दिया। उधर अमोघ भी वापस अमृता के घर नहीं गया। वो भी एक तरफ हाईवे की रेलिंग से लगकर खड़ा था। हमेशा शांत रहने वाला अमोघ को आज अविनाश पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था, जिसे शांत करने की वो कब से कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर अविनाश की टीम छापा मारकर सबको थाने ले गई और सारी कार्रवाई निपटाकर अविनाश घर आया तो उसे अंदर आते ही एक नोट मिला, जब भी खाली हो मुझसे मिलो। नीचे पार्क का एड्रेस दिया हुआ था। अविनाश ने खाना थाने में ही खा लिया था तो उसने कैजुअल ड्रेस डाली और पार्क की तरफ चल दिया। तो वहीं अमोघ को भी जाने क्या सूझी कि वो पार्क की तरफ बढ़ गया। अमोघ ने आसमा को रास्ते में फोन किया और उसके कॉल अटेंड करते ही बोला, कहना भूल गया था, अमृता चाहती है कि किसी को पसंद करती हो, शादी करके सेटल भी हो जाओ, बढ़ जाओ अपनी जिंदगी में आगे, ताकि हमसे किसी टच में ना रहो। क्या मतलब? शादी में भी नहीं आओगे तुम लोग? नहीं, जिंदगी है, मिल लेंगे कभी न कभी। शादी में शांति चाहिए होती है और हमारे होने का मतलब बखेड़ा है। ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ होता है। और खासकर अगर उस अविनाश सूर्यवंशी से शादी करोगी तो बेहतर होगा कि हम दोनों को भूल कर भी इनवाइट ना करो। रखता हूँ, कहकर अमोघ ने कॉल काट दिया और फोन जेब में रखते हुए पार्क में जैसे ही पहुंचा तभी अविनाश को अंदर अमृता के सामने खड़ा देखा तो उसका मिजाज फिर गर्म हो उठा और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। वो अमृता को कुछ समझाने से पहले ही आगे बढ़ा और अविनाश की कॉलर पकड़ते हुए बोला, धोखेबाज, क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? बोल। अविनाश आज दूसरी बार अमोघ को इतने गुस्से में देख रहा था, वरना वो बहुत कूल रहता था। चाहे अविनाश को लेकर दिमाग में कुछ भी रखे, पर अमृता के सामने अपने चेहरे पर उसे आने नहीं देता था। अमृता अब आगे बढ़ी और अविनाश को उसे अलग करते हुए बोली, छोड़ो उसे अमोघ, बंद करो ये ड्रामा। अमोघ फिर भी एक हाथ से अविनाश की शर्ट पकड़ते हुए अमृता की तरफ देखकर बोला, अरे धोखा दे रहा है ये, धोखेबाज है ये। अमृता का जी तो किया कि चीख कर अमोघ से कहे, सो व्हाट यू आर, पर उसने खुद के गुस्से को जज्ब किया। जाने क्यों बेहद नाराजगी और गुस्से के बावजूद भी अविनाश के सामने अमोघ की बेइज्जती करने का मन नहीं हुआ और वो सहजता से बोली, मैंने कहा छोड़ो सूर्यवंशी को, वो धोखा नहीं दे रहा, वो जो भी कर रहा है मुझे सब खबर है। तुम्हें खबर नहीं, कहते हुए अमोघ ने फिर अविनाश को झकझोरते हुए कहा, बोलता क्यों नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, धोखा दे रहा है तू अमृता को, बोल। अमृता ने अब अमोघ को अविनाश से अलग कर दूर धक्का देते हुए कहा, मैंने कहा बस करो अमोघ, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसकी सच्चाई इसके मुंह से उगलवा कर ही जाऊंगा।
कहते हुए अमोघ अमृता के पीछे से फिर आगे आने को हुआ तो अमृता ने बेहद गुस्से से उसे जोर से धक्का दे दिया और बोली, स्टॉप इट। अमोघ हो तो अमोघ बनकर ही रहो, मिलिंद जोशी बनने की कोशिश मत करो। अविनाश के चेहरे पर खुशी की रेखा उभर गई। उसे बहुत राहत मिली कि उन दोनों के बीच मनमुटाव हो रहा है। वो यही तो चाहता था, पर उसके बिना कुछ किए ऐसा हो जाएगा उसने ये कभी नहीं सोचा था। तो वहीं अमोघ ने थूक गटक लिया। अमृता की बात से उसे बहुत चोट लगी, लेकिन फिर भी वो उसे निगाह मिलाकर बोला, मैं मिलिंद जोशी बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बस इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। मुझे नहीं है कोई जरूरत, मैं खुद से परख चुकी हूँ और अब मुझे इस पर कोई संदेह नहीं। इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे ये धोखेबाज साबित हो। हर तरह से ये मेरा है, नहीं है ये तुम्हारा। कहते हुए अमोघ ने फिर अविनाश की तरफ बढ़ना चाहा और बोला, बोल क्यों नहीं रहा तू? खड़ा क्यों है, तमाशा देख रहा है? बोलना। तभी अमृता ने अमोघ की कमर से गन निकालते हुए उस पर गन तान दी और बोली, कितनी बार कहूँ, दूर हटो सूर्यवंशी से। गन ताने अमृता की आंखों में पानी आ गया और वो अमोघ को गुस्से से गन ताने घूरती रही। पहली बार था जब अमृता की आंखों में पानी आया था। अपने बाप के मरने पर भी आंसू नहीं बहाए थे उसने। तब अमोघ ने पूछ भी लिया, आज तक तुम्हें रोते नहीं देखा कभी? अमृता ने फौरन मुड़कर निगाह से निगाह मिलाकर जवाब दिया, देखोगे भी नहीं। रोने पर संभालने वाला चाहिए होता है, और जो मुझे संभाल सके ऐसा शख्स दुनिया में है ही नहीं। उधर अमोघ की आंख में पहले हैरानी के भाव उभरे और फिर पानी भी आ गया। होंठ हिले। अमृता बेहद धीरे से बोला, हटो। अमृता अब भी उसी तरह गन पॉइंट किए हुए बोली तो अमोघ ने थूक निगल कर दर्द पिया और पलकें भी पल भर को बंद कर ली ताकि आंखों में आते आंसू रोक सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब अमृता उस पर गन पॉइंट करेगी। आज जो हुआ उससे अमोघ बुरी तरह टूट गया था, पर उसने चेहरे पर दर्द आने नहीं दिया। वहीं गंभीरता का आवरण ओढ़े आंखें खोल दी। क्या हुआ है अमृता को? क्यों नाराज है वो अमोघ से इस कदर? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर, भाग 20। भाग 20। अमृता अभी भी अमोघ पर गन ताने हुए खड़ी थी। उधर अविनाश बाहर से तो शांत बना था, पर मन ही मन उसकी खुशी का कोई पारावार ना था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अमृता अमोघ पर गन ताने खड़ी है। अमोघ ने अब अपने होंठ खोले और बोला, इस पर इतना भरोसा कि मुझ पर गन पॉइंट कर लिया? अमृता ने उसकी बात का जवाब दिए बिना यकायक अमोघ का हाथ पकड़कर गन उसके हाथ में पकड़ाते हुए ट्रिगर पर उंगली रख दी और बोली, मैं ना तो कोई जवाब दूंगी और ना ही कुछ सुनूंगी। 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, या तो मुझ पर गोली चलाओ या फिर यहाँ से चले जाओ। मेरे सामने मत आना कुछ दिन। अमोघ ने कुछ पल उसकी निगाहों में देखना जारी रखा, फिर नजर नीचे करते हुए बोला, जा रहा हूँ और भरोसा रखो सामने नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगी। अमृता ने उसके हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया तो अमोघ ने गन कमर में दबाते हुए उन दोनों को एक नजर देखा और वहां से मुड़कर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अविनाश ने अमृता के कंधे पर हाथ रखा तो वो फौरन बोली, जाओ सूर्यवंशी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मिलती हूँ किसी रोज। अविनाश भी अपनी बाइक पर बैठकर निकल गया तो अमृता वहीं बैठ गई और जमीन की घास नोचकर फेंकते हुए अपने जबड़े कस लिए और फिर मुट्ठी भींचकर जमीन पर मुक्के बरसाते हुए बोली, चाह कर भी तुम्हें मार क्यों नहीं पाई मैं? तुम मुझे कैसे चाह सकते हो अमोघ? कैसे हो गया ये? वो सब बातें तुम मेरे लिए कहा करते थे, तुम मुझसे? नहीं 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 नहीं, मैंने तुम पर भरोसा किया था अमोघ, इतना भरोसा कि आंख बंद करके तुम्हारे साथ कहीं भी किसी भी वक्त बेखौफ चली जाती थी। पर तुम भी दोस्ती की आड़ में मुझसे प्यार? इतना बड़ा धक्का लगा मुझे ये जानकर। मुझे संभालने वाले नकाबपोश तुम थे, तुम्हारा प्यार हूँ मैं।
इसीलिए तुम मेरे सामने झिझकते थे, शर्माते थे, जबकि आसमा के साथ खुलकर मस्ती करते थे। मैं कभी समझ क्यों नहीं पाई? भरोसे की पट्टी में मैं देख ही नहीं पाई तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार के भाव। भरोसा तोड़ा है तुमने आज मेरा। मैं बयां भी नहीं कर सकती कि कैसा लग रहा है भरोसा टूटने पर। पहली बार मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा आज। उधर अमोघ अपने ही एक आदमी के घर जाकर शराब की बोतल निकाल कर बैठ गया और पैक पे पैक बनाकर पीने लगा। अमृता का खुद पर गन पॉइंट करना जब तक याद आता रहा तब तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो पीता रहा। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक अमृता ऐसा व्यवहार कैसे कर गई और आखिरकार नशे में डूबकर होश खो दिया, फिर सोफे पर गिर गया। दूसरी तरफ अविनाश सुकून से अपने कमरे में आकर पसर गया। होठों पर मुस्कान चिपकी हुई थी। जाने क्यों अविनाश को अमोघ का एटीट्यूड पसंद नहीं आता था। अमृता तो जो थी वो थी ही, लेकिन अमोघ का हर वक्त अविनाश को टशन देना अविनाश को नागवार लगता था। गले में फंसी हड्डी सा लगता था उसे ये अमोघ, और अमृता से ज्यादा अमोघ का गुरूर तोड़ने की शिद्दत से चाह थी अविनाश की। यही वजह थी कि वो अमृता के लिए अब कुछ हद तक नरम होते हुए भी उसे धोखा देने के लिए प्रतिबद्ध था, ताकि अमृता को टूटते देखकर अमोघ का ये गुमान चूर हो सके कि उसके होते हुए अमृता को कोई कुछ नहीं कर सकता। अमृता ने अमोघ को फोन नहीं किया और खुद को व्यस्त रखने के लिए एमी अस्थाना बनकर ऑफिस में ज्यादा वक्त गुजारने लगी। काम के लिए कलीग को आवाज देते वक्त कई बार उसके मुंह से शैडो निकल जाता। अमृता खुद पर झुंझला उठती। अमोघ अपने कहे मुताबिक ना तो अमृता के घर गया, ना ही ऑफिस, और ना ही कोई कॉल किया था उसने। उसके बिना अमृता को हर पल खाली खाली सा लग रहा था, तो वो क्लब चली गई। अविनाश भी अपने कुछ साथियों के साथ क्लब आया हुआ था। एमी को देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ा। हेलो। ठीक से ग्रीट तो कर सकती है ना? आप यहाँ कैसे? मैं जहाँ जाती हूँ आप वहाँ कैसे आ जाते हैं? डोंट नो, शायद भगवान की साजिश है हमें मिलाने की। किसी की भी साजिश हो या कोशिश, लेट मी क्लियर यू, मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्यों से मतलब? नहीं है तो नहीं है, सिंपल। किसी से कमिटेड हैं आप? कोई आपकी जिंदगी में है? हाँ है। तो फिर तो गलत इंसान है वो आप जिससे कमिटेड है। एक्सक्यूज मी जी, जो इंसान आपको अभी से किसी से बात करने की इजाजत नहीं देता, वो भविष्य में शादी वगैरह होने के बाद आप पर कितनी पाबंदियां लगाएगा? एमी अब मुस्कुरा दी और बोली, मैंने खुद पर पाबंदियां लगाने का हक किसी और को नहीं दिया। मैं खुद से कमिटेड हूँ और किसी भी ऐसे ऐरे गैरे को अपनी जिंदगी में जगह देकर मैं खुद के वजूद को जरा भी खोने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप मुझे ऐरा गैरा कह रही है? आपको समझना है तो समझ लीजिए। नहीं, आप क्लियर बोलिए ना। क्लियर बोलने से भी कोई झिझक नहीं है मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। आपने कुछ रोज पहले मेरे नाम को खराब होने से बचाया था, उसके लिए थैंक यू। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ और बदले में आपको अपनी जिंदगी में जगह देने को राजी हूँ। मैंने जिंदगी में जगह मांगी ही कब? हम लड़कियों के पास सिक्स सेंस होती है जनाब, और आपके हर लफ्ज से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आप मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन मैं कोई वजह नहीं देना चाहती। आपका मनोबल बढ़े और आप मेरी तरफ कदम बढ़ाएं। जब आप किसी से कमिटेड नहीं हैं और ये जानती हैं कि मुझे आप पसंद हैं, तो फिर मुझे एक मौका देने में हर्ज क्या? आपको मेरा प्रोफेशन भी पता है, दिखता भी ठीक हूँ, तो फिर मुझसे ऐसा एतराज रखने की वजह? मैं जवाब नहीं देना चाहती। क्या आपको कोई धमका रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और मुझसे तल्खी से पेश आती हैं? एमी अब हंस पड़ी और बोली, आपको अपने बारे में एक बात बताऊं, मुझे मुश्किल काम करने में बड़ा मजा आता है। बिजनेस वुमन हूँ और अगर मेरे इतिहास को खंगालेंगे तो मेरी हर डील आपको विवादित ही मिलेगी, जिसे मैंने क्लियर करा के अपने नाम किया है। अगर आपको लेकर कोई मुझे धमकी देता तो दिलचस्पी है या नहीं, पर जिद में आकर आपको अपना जरूर बनाती। चूंकि ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नापसंद करने की वजह ये है कि आप चेप किस्म के लगते हैं मुझे, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते।
सिर्फ चंद बात करने की कोशिश कर लेने से आप मुझे चेप कह रही हैं? आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही गलत कह रही हैं आप? एमी हंसते हुए बोली, ऐसी कोशिश आए दिन हर कोई बिजनेसमैन मेरे साथ करता ही रहता है, तो क्या मैं सबको मौका देती फिरूं? मैं अगर आपको गलत कह रही हूँ तो बात मत कीजिए मुझसे, इसमें सोचने वाली बात कौन सी है? आप मुझ पर हंस रही हैं? जो समझना चाहो समझ लो, मैं क्लियर सुनना चाहता हूँ। हाँ, हंस रही हूँ तो क्या करेंगे? किसी का प्रस्ताव अस्वीकार कर देने के लिए भी सजा का प्रावधान है क्या ऑफिसर, या हंसने पर बैन लग गया है? हंसने वाली या मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है मिस अस्थाना। प्यार पर कब किसका जोर चलता है? वो तो किसी से भी किसी भी लम्हा हो जाता है। कोई किस पल किसकी आंखों में जज जाए ये बस किस्मत और भगवान के हाथ में है, हम इंसानों के हाथ में नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि प्यार हुआ ही नहीं अब तक। जब हो जाएगा तब शायद आपकी बात समझ सकूं, पर फिलहाल आप यहाँ एंजॉय कीजिए, मैं जा रही हूँ। एमी वहाँ से चली गई और अविनाश वहीं खड़ा रह गया। आज उसे पहली बार अमृता जोशी का प्यार जताना और खुद का उसे बुरी तरह से दुत्कार देना याद आया। अविनाश को आज अमृता का पक्ष पहली बार समझ आया, लेकिन फिर भी उसके लिए खुद के दिल में प्यार जगा पाना अविनाश के लिए नामुमकिन हो पा रहा था। आज बेइज्जती और दुत्कारे जाने का दर्द समझ आ रहा था उसे। उधर अमृता घर आ गई तो अविनाश की बात याद आई, प्यार किसी से भी किसी को किसी लम्हा हो जाता है। अमृता ने ठंडा पानी पिया और अमोक के बारे में सोचते हुए मन ही मन बोली, उसने कभी भी कुछ भी तो नहीं जताया। मैं पागल हो गई थी उस दिन सच्चाई पता चलने पर भूल गई थी कि प्यार पर किसका जोर है। जब मुझे उस सूर्यवंशी से उसे देखते प्यार हो सकता है, तो अमोक तो हमेशा से मेरे साथ रहता आया है, हो ही गया होगा उसे भी। फिर भी उसने कभी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, गले मिलकर बधाई तक नहीं दी किसी भी बात के लिए। अपने दायरे में एक मर्यादा में रहता आया हमेशा। तभी तो मुझे अभी तक भनक नहीं लग पाई थी कि वो मुझे चाहता है। बहुत ज्यादा कर दिया मैंने उस दिन, इतना नहीं बोलना चाहिए था, गलत कर दिया उसके साथ। लेकिन अब और नहीं, उसे मैं ये एहसास ही नहीं होने दूंगी कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, कि मैं जानती हूँ कि वो मुझे चाहता है। वो ये जान जाएगा और मेरे रिएक्शन को रिलेट कर लेगा तो भी मेरे सामने नहीं आएगा, मर जाएगा वो कहता है कि वो अपने एक तरफा प्यार के साथ खुश है, तो उससे ये खुशी मैं छीन नहीं सकती, मुझे कोई हक नहीं। हम आज तक जैसे रहते आए वैसे ही आगे भी रहेंगे। वो मेरा राजदार रहा है और अब मैं उसका राज खुद के सीने में दफन करके रहूंगी। अमृता ने अब फोन हाथ में उठाया और अमोक का नंबर निकाला। उसे कॉल करती रही लेकिन उसने नहीं उठाया। अमोक का फोन जेब में था और फोन साइलेंट था। वो भी कुछ आदमियों के साथ जूझ रहा था। खुद के भी माथे पर चोट आई थी जिससे खून आ रहा था, लेकिन वो फिर भी सामने खड़ा आदमी को पटखनी देते हुए मारने लगा था। अमोक के साथ दो आदमी भी बाकियों के साथ लड़ रहे थे। दरअसल कुछ रोज से अमोक को अमृता के आसपास ना देखकर एक साथी आदमी ने ही अमृता पर हमले की प्लानिंग की थी, जिसकी खबर अमोक के खास आदमी अमन ने अमोक को दे दी थी और अमोक ने उसे रोकने के लिए अमृता को बिना बताए आखिर उसके घर में कदम रख ही लिया था, इसलिए फोन भी साइलेंट किया था। सोचा तो था कि सब निपटा कर चुपचाप बाहर निकल जाएगा, लेकिन फोन न उठने पर अमृता बाहर बालकनी में निकल आई और तभी मुख्य दरवाजे से बाहर जाते अमोक को देखकर ऊपर से बोली, रुको अमोक। अमोक के कदम ठहर गए और उसने सामने हाथ बांध लिए। अमृता फटाफट नीचे आई और अमोक के पीछे आ खड़ी हुई। फिर बाकी आदमियों को हाथ से इशारा करते हुए बोली, पीछे हटो, मुझे सिर्फ अमोक से बात करनी है। सब एक तरफ हट गए तो वो बोली, मेरी तरफ घूमो। अमोक ने एक गहरी सांस भरी और उसकी तरफ पलटते हुए निगाह नीचे करके बोला, जानता हूँ मैडम, आपके मना करने के बावजूद यहाँ कदम रख दिया। आना जरूरी ना होता तो कभी ना आता। आप जो सजा देना चाहें मंजूर है। उस गाड़ी में क्या है? बाहर गेट पर खड़ी गाड़ी को देखते हुए अमृता ने पूछा। कुछ लोग हैं, ठिकाने लगाने हैं, पर आप इजाजत दें तो।
मैं ये काम करके अपनी सजा के लिए आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। कैसे लोग? अमृता ने गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा। आपको मारने का प्लान कर रहा था सत्येंद्र। वो और उसके आदमी पड़े हैं गाड़ी में। खबर लगी थी तो आ गया, क्योंकि आपकी सुरक्षा को लेकर किसी और पर मुझे भरोसा नहीं। अमोघ ने बिना सिर ऊपर किए सहजता से जवाब दिए। अमन? अमृता ने आवाज दी तो अमन वहां चला गया। इन्हें लेकर जाना, किसी नाले में डाल दो। ठिकाने लगाने का काम आज तुम्हारा है, क्योंकि अमोघ को चोट आई है। जी मैम, कहकर अमोघ से चाबी लेकर अमन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अमृता ने जब गाड़ी चले जाने के कुछ पल बाद भी कुछ नहीं कहा तो अमोघ जाने को मुड़ा। तभी अमृता की आवाज कान से टकराई। क्या मैंने जाने के लिए कहा? सॉरी मैडम, अमोघ ने रुकते हुए बिना नजर उठाए कहा। अमृता अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बिफर पड़ी। क्या मैडम मैडम लगा रखा है और सिर और नजरें नीचे झुकाकर क्यों खड़े हो? तुम्हारा सर ऊंचा ही अच्छा लगता है। अमोघ उसकी बात खत्म होते ही बोल पड़ा। नहीं मैडम, मुझ पर आपको गन उठाना पड़ा तो कुछ गुस्ताखी तो जरूर रही होगी मेरी, और इसलिए मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं आपके सामने नजरें उठाकर बात कर सकूं या यहाँ कदम रख सकूं। थप्पड़ पड़ेगा आप तुम्हें, चलो अंदर आओ, माथे से खून आ रहा है। अमृता ने कहा तो अमोघ ने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा और मन ही मन बोला, पूरे शरीर से खून बह जाए तो भी इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द उस रोज मुझ पर तनी तुम्हारी गन ने मुझे दिया था। आओ, सोच क्या रहे हो? पहली बार थोड़ी कदम रख रहे हो यहाँ। अमृता ने कहा तो अमोघ के कदम आगे नहीं बढ़ सके तो अमृता उसकी तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा कर दिया मैंने उस रोज। मेरा मूड खराब था किसी वजह से और सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अमोघ ने वापस सिर नीचे कर लिया क्योंकि आंखों में पानी आ गया था। अमृता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते हुए बोली, अब तो चलो। अमोघ ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, इतनी आदर देने की जरूरत नहीं है मुझे। साधारण से आपके अंडर काम करने वाला आदमी हूँ, हमें हमारे दायरे पता होने चाहिए। वो चुपचाप आगे आगे बढ़ गया। अपने कमरे में आया तो अमृता भी साथ में वहीं आ गई और बोली, बैठो, मैं बैंडेड लगा देती हूँ। क्या अमोघ अपने घाव पर अमृता से बैंडेड लगवाकर अपने दिल पर लगे घाव भरने देगा जो उसे अमृता से मिले हैं? जानने के लिए सुनिए इश्क, नशा या जहर, भाग 21। भाग 21। अमोघ ने फर्स्ट एड बॉक्स लेते हुए अमृता से कहा कि नहीं, मैं खुद लगा लूंगा मैम। तो अमृता ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, अब सच में मैं थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। जानती हूँ कि गलती की है मैंने और सॉरी कहने से वो घाव नहीं भरेगा जो मैंने तुम्हें दिया है, पर कोशिश कर रही हूँ ना सब ठीक करने की। तुम ऐसे